रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं, इधर भी आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं इधर, और इसको भी कर लेते हैं इधर। मुझे बस बता दें आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? आवाज़, स्क्रीन और कैमरा पर क्लियर है? चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं। और अब हमने जो सेक्शन नंबर 21 है उसको डिस्कस करना है, उसको सीखना है कैसे है और इसमें क्या कुछ आएगा वो देखना है। इसको समझने से पहले ना हम एक वापस अपनी बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो अकाउंटेंट ने बनाया होगा, हम पहले उसको देखते हैं जो अकाउंटेंट ने बनाया है। ये बना होगा एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आ रही होंगी इसकी सेल्स, ये इसकी कितनी सेल्स हैं, इसमें से लेस करवाई जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसमें हम जमा करेंगे परचेजेस, इसमें से हम लेस करवाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। सेल्स में से लेस किया होगा तो अकाउंटेंट भाई साहब ने इस तरह से अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा। ये जीपी कैलकुलेट करने के बाद अकाउंटेंट भाई साहब ने फर्दर एक्सपेंसेस भी लेस किए होंगे। अब वो एक्सपेंसेस की लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, क्या आएंगी? फॉर एग्जांपल उसने हमें अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन गिवन की होगी, वो हम लेस करवा अकाउंट उसने लेस करवाया होगा। फिर उसने अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, जब उसने कोई एसेट बेचा होगा लॉस होगा, वो लेस करवाया होगा। सैलरीज लेस की होंगी, वेजेस वगैरह जो हैं वो लेस करवाया होगा। अगर कोई किसी किस्म का इम्पेयरमेंट लॉस है वो हमने लेस करवाया होगा। उसके अलावा रेंट वगैरह हमने पे किया है वो लेस किया होगा। कोई डोनेशन की है तो अकाउंटेंट को क्या पता भाई टैक्स में डोनेशन क्या है, लेस करवा दी होगी। कोई उसने ज़कात वगैरह पे की है वो उसने क्या की होगी, लेस करवा रही होगी। तो इस तरह एक पूरी लिस्ट चलती होगी जो इसने लेस करवा के क्या किया होगा, एक्सपेंसेस को लेस करवाया होगा। और अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अपना नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया होगा। ये इसका नेट प्रॉफिट आता है। ये सारा इसने किन के मुताबिक बनाया होगा? जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उसके मुताबिक ही बनाया होगा। ठीक है? अब जब अकाउंटेंट ने ये नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो अकाउंटेंट भाई साहब ने इसी नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है वो रेट मल्टीप्लाई किया होगा और कहा होगा जी ये मेरा क्या आ रहा है, रेट मल्टीप्लाई करके ये टैक्स आ रहा है। और उसने ये क्या निकाल दिया होगा, उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला होगा। अकाउंटेंट ने सारा कुछ यही किया होगा। ऐसे ही है। अब यहाँ पे जब वो अकाउंट जमा करवा के जाएंगे ना तो ऐसे नहीं होगा भाई। टैक्स किसने लेना है? टैक्स वालों ने। जब आप कहेंगे कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा टैक्स है, टैक्स वाले इसको नहीं मानेंगे, कहेंगे भजन किधर? तो भैया ठीक है, वो आपसे सवाल पूछेंगे
कि यार ये जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है ये किन रूल्स के मुताबिक निकाला है। आप कहेंगे जी हमने अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकाला। कहेंगे ना, इसे क्या करो, इसको एडजस्ट करके लेके आओ। अब वो क्या करना है, वो कहेगा ये सारा कैलकुलेट करो और ये सारा आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे आपने उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं करना, बल्कि जो आपके टैक्स रूल्स होंगे आपने टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करना है। किनके मुताबिक? जो आपके टैक्स रूल्स होंगे उनके मुताबिक। अब वो क्या पकड़ेगा, कहेगा भाईजान ये जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसको ही पकड़ लो, इसमें क्या करो, सारी की सारी एडजस्टमेंट करो। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू करते हुए, हम जो भी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करते नहीं। क्यों? बिकॉज हम तो इस प्रॉफिट को नहीं मान रहे। जब हम इस प्रॉफिट को ही नहीं मान रहे तो इसके ऊपर जो टैक्स आ रहा होगा हम इसको भी नहीं मानते। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अपना सवाल स्टार्ट कर भी दूं तो सबसे पहले मुझे इस टैक्स को ऐड बैक करना पड़ेगा, ये ऐड बैक करके मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो बेहतर है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे कि सर हम तो इस टैक्स को नहीं मान रहे, हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपने रूल्स के मुताबिक जो टैक्स के रूल्स होंगे। तो कहानी स्टार्ट होगी हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें ऐड बैक कर देंगे जो हमें अलाउ नहीं है और जो अकाउंटेंट ने लेस करवाई थी, जिसे हम कहते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अभी हमें कैसे चलेगा पता, इसके लिए हम जाएंगे और सेक्शन नंबर 21 पढ़ेंगे जहाँ पे उसने हमें पूरी लिस्ट गिवन कर दी है कि अगर किसी ने ये एक्सपेंस लेस करवा दिया तो वो क्लेम नहीं कर सकता। अब हमने देखना है अकाउंटेंट में, क्या अकाउंटेंट ने ये लेस करवाए हुए हैं? कहेंगे हाँ, जैसे टैक्स वाले कहते हैं जी डेप्रिसिएशन लेस नहीं करवानी, अकाउंटेंट लेस करवाई हुई है। कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस लेस नहीं कराना, लेस कराया हुआ है। वो कहते हैं भाई ज़कात डोनेशन तो लेस होनी ही नहीं है, डोनेशन की है रिबेट मिलेगा, ज़कात पे की डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, तुमने क्यों लेस कराया है? अकाउंटेंट ने लेस कराया है, ये लेस नहीं होना चाहिए था। जब वो कहता है लेस नहीं होना चाहिएगा तो हमें क्या करना है, सारे वो एक्सपेंसेस जो मना किए गए थे वो हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड बैक करने पड़ेंगे। अब वो ऐड बैक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बेसिकली हम अभी लिस्ट पढ़ते हैं लेकिन मोटी मोटी चीज़ें। जो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है वो अकाउंटेंट ने देखे, अगर आप लेफ्ट साइड पे अकाउंटेंट ने यहाँ लेस कराई है, टैक्स वाले कहते हैं भाई कोई लेस नहीं, दौड़ दो तुम्हारी ऐसी की जैसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। जो अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, अकाउंटेंट ने लेस करवाया हुआ है, टैक्स वाले नहीं मानते, ऐड बैक करना पड़ेगा। जितनी भी प्रोविजंस वगैरह होती हैं टैक्स वाले नहीं मानते, ऐड बैक करनी पड़ेंगी। जितने भी ये कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस होते हैं टैक्स वाले नहीं मानते, क्या करनी पड़ेंगी आपको, ऐड बैक करनी पड़ेंगी। वो तमाम अखराजात जो आपने कैश में पेमेंट्स की हैं टैक्स वाले नहीं मानते, क्या करनी पड़ेंगी आपको, ऐड बैक करनी पड़ेंगी। तो हमने देखना है कि अकाउंटेंट ने क्या किया है, जो उसने नहीं करना था वो उसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लेस करवाते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस जो एडमिसिबल हैं। वो क्या एक्सपेंसेस जो एडमिसिबल हैं। अब एडमिसिबल का मतलब क्या कि भाईजान ये लेस होने चाहिए थे। अब वो कौन कौन से आते हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस में? फॉर एग्जांपल वो कहता है डेप्रिसिएशन लेस करवानी है तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कराओ ना। अगर लॉस है तो टैक्स लॉस होना चाहिए, टैक्स लॉस को आप इसको यहाँ पे लेके चले। ठीक है, तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमें अलाउ होंगे वो हम लेस करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास एडजस्टेड इनकम आ जाएगी, जो मेरी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। मैंने ये अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है कैलकुलेट करनी है। इसके ऊपर जो भी मेरा रेट होगा वो मैं मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके मैंने क्या करना है, टैक्स निकालना। तो सर सबसे बड़ा ये नहीं है कि अलाउ क्या है, मसला कहाँ पे पड़ता है, अलाउ क्या नहीं है। बिकॉज अकाउंटेंट में जब हम गए हैं हमारी तो कोशिश होगी यार फलाना खर्चा भी लेस कराओ, फलाना खर्चा भी लेस कराओ, ये भी खर्चा लेस कराओ, वो भी खर्चा लेस कराओ, हम सारे खर्चे लेस कराने वाले होंगे। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे यार ये क्यों लेस करवा रही है, तो नहीं होना चाहिए था,
ये क्यों लेस करवाया, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये क्यों लेस करवाया है, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो टैक्स वाले कहेंगे भाईजान आपको तो हमने अलाउ नहीं किया था। तो उसके लिए फिर हम सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 21, इसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। तो लॉजिक समझ आई कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कौन सा। ये अभी हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे, चलेगा पता आपको। हर वो चीज़ जो 21 के मुताबिक है वो इनएडमिसिबल है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है ना, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है अगर पाकिस्तान में हुआ है तो अलाउ है, बाहर हुआ है डिसअलाउ है। सिंपल सी बात है। गॉट इट। ये क्लियर है ना, मेन थीम हमारा क्या है। भाई जब वो सवाल आएंगे उसमें करवा दूंगा, अभी जो पूछ रहा हूँ वो क्लियर है। तो अब हम क्या देखेंगे, सेक्शन नंबर 21 जो कहता है रिडक्शंस नॉट अलाउड। रिडक्शंस नॉट अलाउड, उसे हम क्या करेंगे यहाँ पर अब डिस्कस आउट करेंगे। अब ये लिस्ट है, बुक में जाना है आपने, चैप्टर पे ओपन करना है और इसमें से क्रैमिंग नहीं करनी। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से आप लोगों ने क्रैमिंग नहीं करनी। चैप्टर नंबर है आपका 10, चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे और आपने क्या करना है, जब चैप्टर नंबर 10 इसको पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल्स गिवन है, वो एग्जाम्पल्स आपने क्या करनी है, रीड करते जानी है। वो इनफ है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसमें जो रट्टे वाला एरिया आएगा वो बता दूंगा, बाकी ये रूल्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। आप लोगों ने सैलरी पढ़ी थी, सैलरी में भी क्रैमिंग नहीं थी। रूल्स की एप्लीकेशन हमने जाके देखी थी कि रूल्स किस तरह अप्लाई करने हैं। सेम गोज विद दिस सेक्शन, हमने रूल्स की एप्लीकेशन देखनी है, हमने इसको रट्टे नहीं मारने, हमने इसे क्रैम नहीं करना। जो क्रैमिंग वाला एरिया आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, यार इसको रट्टे मार लो, ये चीज़ अपनी क्रैम कर लो।
ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं रिडक्शन नॉट अलाउड में। सबसे पहली बात करता है वो प्रॉफिट्स, वो टैक्सेस जो आपके प्रॉफिट पे बेस कर रहे हैं, वो तमाम टैक्सेस जो आपकी प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं वो क्या होते हैं, हमें हमेशा डिसअलाउड होते हैं, हम उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपका गेन टैक्स हो गया, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स हो गया, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स हो गया, ये कभी भी एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब सवाल का शुरुआत करते हैं हम किससे करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अभी हम देख के आए हैं, एक हमारे पास वर्ड था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर हमने रेट लगाया था, रेट मल्टीप्लाई करके हम टैक्स लेस करवाते हैं, हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्यों? बिकॉज हम इन एक्सपेंसेस को मानते नहीं। तो वो तमाम टैक्सेस जो आप अपने प्रॉफिट्स के ऊपर पे कर रहे हैं, गेंस के ऊपर पे कर रहे हैं, वो कभी भी बिजनेस के तौर के ऊपर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। आपने कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज की है, उसके ऊपर टैक्स पड़ गया, आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। आपने बिजनेस से कोई फॉरेन इनकम कमाई है, उस कंट्री में फॉरेन टैक्स पे करके आए हैं और आप कह रही मुझे पाकिस्तान में इसको एज अ एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करना है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर, गेंस के ऊपर होते हैं, वो हमारे कभी भी बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल है कि जो आपने रिटर्न फाइल की है, टैक्स जमा कराया होगा, आप कभी भी उसको अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। जो कमिश्नर टैक्स ले रहा है उससे क्लेम नहीं कर सकते, सेल्स टैक्स जो है उसे क्लेम नहीं कर सकते, फॉरेन इनकम में टैक्स आपने पे किया है, आप इन्हें कभी भी अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। सवाल है कौन से टैक्सेस जो हैं वो हमें एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हैं। रिमेंबर, वो तमाम टैक्सेस which are not based on profit, वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे। अब कौन से हैं? कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, ये सारे हैं टैक्सेस जो आपके प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहे। आपने ट्रेवल किया लाहौर से इस्लामाबाद, टैक्स पे किया, टोल टैक्स है, ये अगर पे किया आप क्लेम कर लोगे। आपने गाड़ी भेजी है जी डिलीवरी के लिए, रास्ते में टोल टैक्स पे करना पड़ गया, दैट इज एन एक्सपेंस, इसे आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आपने बिजनेस के लिए गाड़ी ली है, पिक एंड ड्रॉप व्हीकल ली है, उसको रजिस्टर कराया, उसके ऊपर टैक्स पे किया, उनके हर साल टोकन टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज ये वो तमाम टैक्सेस हैं जो आपके प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहे। आपकी बिल्डिंग है, आप म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, वासा को टैक्स पे कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए, कूड़े के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, ये वो तमाम टैक्स जो प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहे। तो जो प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहे होते, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये चीज़ देखिएगा कि अगर कोई आपको अमाउंट रिसीव हुई है, उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट किया गया था, तो ये टैक्स भी आपका एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकता। क्या मतलब है? आपने सेल्स की 2 लाख रुपए की, ठीक है, 2 लाख रुपए का सामान सेल किया आपने। जब उस बंदे ने आपको पे किया, उसने आपको 1,80,000 पे किया और उसने आपके बिहाफ पे आपका 20,000 रुपया टैक्स काट के किसको जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब ये सीन हुआ है, सेल्स 2 लाख की हैं, उसने 1,80 पे किया है, आपका 20 टैक्स काट गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि भैया मेरी इनकम 1,80,000 ही है, या आप इस 20 कभी भी अपना एक्सपेंस शो नहीं करेंगे। आप अपनी सेल्स को 2 लाख रुपया ही शो करेंगे। ये जो 20,000 कटा है आपका, जब आप अपनी रिटर्न जमा कराएंगे वहां पे विद होल्डिंग टैक्स
हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, उन विद होल्डिंग में जाके एडजस्ट करवा लेना, ये बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर कभी भी क्लेम नहीं हो सकते। अगर आपने किए हैं हम ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज अकाउंटेंट को टैक्स रूल का नहीं पता। अकाउंटेंट को खुद लगता है पता है, जब सर हमने सेल की 2 लाख रुपए की, उसने हमें पे किया 180, उसने 20 हमारा टैक्स खा लिया है। अकाउंटेंट क्या करेगा, उस 20,000 को एक्सपेंस शो कर देगा। हमने क्या करना है, उस 20,000 को ऐड बैक कर देना है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, वो हमारा एक्सपेंस तो है ही नहीं, वो टैक्स कटा है। जब रिटर्न जमा करवाऊंगा विद होल्डिंग में उसको मैं एडजस्ट करवा रहा हूँगा। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल है हमारे लिए कि अगर हमने कोई भी एक्सपेंस पे करना है, ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, पेमेंट जो है वो कैश में नहीं करनी, बल्कि करनी है आपने थ्रू बैंकिंग चैनल। किसके ज़रिए पेमेंट करनी है? बैंक के थ्रू। और नंबर 2, उसके ऊपर जो टैक्स है, टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो जो मैंने एक्सपेंस पे किया होगा मैं उसे क्या कर लूँगा? क्लेम कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस का रेंट पे किया। क्या पे किया? बिज़नेस का रेंट पे किया। अब सवाल है, रेंट की पेमेंट कैश में नहीं करनी, किसके ज़रिए करनी है? बैंक के ज़रिए। किसके ज़रिए करनी है? बैंक के ज़रिए। और जिस बंदे को रेंट पे कर रहा हूँ, मैंने जब रेंट की पेमेंट करनी है, मैंने उसमें से टैक्स विद हेल्ड कर लेना है और उसको रिमेनिंग पेमेंट करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो जब मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूँगा, मैं रेंट को एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकता हूँ। अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफ़िल ना हुई तो मैं कभी भी रेंट को एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं कर सकता। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझनी है। आप स्क्रीन पे फोकस करें और समझते जाएं। क्या करनी है जी? पेमेंट करनी है। पेमेंट के मोड्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं। पेमेंट करनी है और पेमेंट के मोड्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं। या तो कैश में पेमेंट हो सकती है या पेमेंट हो सकती है थ्रू बैंक। वो कहते हैं कि किसी भी पेमेंट को अगर आपने अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम करना है, डेट पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंक अकाउंट। वो पेमेंट आपने अपने बैंक अकाउंट से करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? आपने बैंक अकाउंट से करनी है। और जब बैंक अकाउंट की बात आती है तो रिमेंबर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं जो हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट है, जो हमने डिक्लेयर किया था, हमने उसमें से पेमेंट करनी है। आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, बट पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट के बजाय अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी, रिमेंबर अगर आपने पेमेंट तो बैंक से की है बट बिजनेस के नहीं, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी, तब भी आप इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते। असूल तो सर यही है कि पेमेंट आपने बैंक के ज़रिए करनी है। अब आप कहते हैं भाई पाकिस्तानी मुआशरा है, ये तो बड़ा चेक को पकड़ता ही नहीं है, इनको तो बड़े मसले हैं, इनको तो बड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि यार ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हमें थोड़ी बहुत कैश में भी तो अलाउ कर दो। क्या कैश में पेमेंट यस अलाउ हो सकती है? द आंसर इज़ यस।
कैश में पेमेंट अलाउ हो सकती है विद सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कि अगर ये वाली पेमेंट्स हैं तो वो कैश में अलाउ हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उसको देखना है हमने, कि कैश में हम किन सिनेरियोज में पे कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। नंबर 1, के जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट आप क्या कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं। जितना भी ये ट्रैवल एंड पोस्टेज का होता है, आप टीसीएस करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, अब टीसीएस कभी भी चेक नहीं लेता, वो क्या कर सकते हैं, आप कैश में पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, सरकारी फ़ीस वगैरह हो गई, वो कैश में पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह जो हैं, जो ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं, आप ये क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी हैं आप किस में कर सकते हैं, कैश वगैरह में पे कर सकते हैं। ये किस में हो सकती हैं, ये चीज़ें जो हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट आप क्या कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं। इनके अलावा अगर गुड्स हैं तो उसके लिए उसने हमें असूल दे दिया क्या, कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं तो आप 32,000 रुपये पर मंथ तक जो है वो क्या कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं। आपका एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 32,000 पर मंथ है, आप उसे क्या कर सकते हैं, 32,000 पर मंथ तक कैश में पे कर सकते हैं। अगर 32 से ऊपर होगा और कैश में पे कर दी, सैलरी ही पे की है, बट वो एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं करने देंगे, कहेंगे हाँ भाई अपना पेरोल लेके आओ, आप पेरोल रजिस्टर लेकर जाएंगे, ये 40,000 किसको पे किया जी, सर इस बंदे को पे किया है, बताओ जी किस अकाउंट से पे किया, सर अकाउंट से पे नहीं की, हमने तो कर दी है कैश में, कहेगा सैलरी भी तुम्हारी है, लेकिन जब हमने तुम्हें मना किया था तुमने क्यों कैश में पे किया है, वो क्या कर देगा, आपको डिसअलाउ कर देगा, क्लेम नहीं। तो सैलरी मैक्सिमम कितनी कैश में पे हो सकती है, 32,000 तक पे हो सकती है। फिर सैलरी के अलावा, अगर आप सैलरी के अलावा कोई, मतलब ध्यान देखें, इनके अलावा और इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस है, रिमेंबर कोई भी सिंगल पेमेंट जो है ना, कोई भी सिंगल पेमेंट वो 25,000 रुपये तक की कैश में हो सकती है। कोई भी सिंगल पेमेंट जो है वो 25,000 रुपये तक की कैश में कर सकते हैं। कोई भी सिंगल पेमेंट 25,000 रुपये की कैश में पे कर सकते हैं। अगर 25,000 से ज़्यादा अमाउंट पे करनी है फिर उसके लिए लाजमी है आपने बैंक पे जाना है। तो सर बिल हो गया, ट्रैवल पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह के पैसे हो गए, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हो गई, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज़ हो गए, टैक्सेस वगैरह हो गए, ये सारे कैश में पे कर दो, कोई लिमिट नहीं है। सैलरी 32,000 रुपये तक कैश में पे कर दो, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कोई भी सिंगल पेमेंट, वन टाइम पेमेंट जो है वो भी आप क्या कर सकते हैं, 25,000 तक कैश में पे कर सकते हैं। 20 की, 15 की, 10 की कैश में पे कर सकते हैं। 25,000 से ऊपर अगर करेंगे तो वो कैश में पे नहीं होगी। और आखिरी है कि अगर आपने कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, आपने अगर कोई अकाउंट मेंटेन्ड किया हुआ है, अगर उसका टोटल बैलेंस, जिसे कहते हैं एग्रीगेट बैलेंस, सालाना बैलेंस, अगर 2,50,000 से कम है और उसमें एक आधी पेमेंट आपने अगर कर दी है 25,000 से ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी अकाउंट बनाया हुआ है, आप हर महीने स्टेशनरी परचेज़ करते हैं और ये सारी पेमेंट्स जो हैं आप कैश में करते हैं, आपने एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। अब देखें जी, जनवरी का महीना आता है, आप जनवरी के महीने में स्टेशनरी परचेज़ करते हैं 20,000 रुपये की कैश में। अब देखें 25,000 तक की पेमेंट कैश में हो सकती है, आपने 20,000 की कैश में पेमेंट कर दी, कोई मसला ही नहीं है। फरवरी में आप पे कर देते हैं जी 25,000 रुपया, मार्च में पे करते हैं आप 10,000 रुपया, अप्रैल में पे करते हैं आप 15,000 रुपया, मई में पे करते हैं आप
15,000 रुपया, ये सारी पेमेंट कैश में है। 25,000 से कम है, मसला ही कोई नहीं है। जून में पे करते हैं आप 10,000 रुपया, जुलाई में पे करते हैं आप 20,000 रुपया। अगस्त की ऐसी स्टेशनरी होती है जिसकी आप पेमेंट कैश में कर देते हैं और वो होती है 40,000 रुपया। फिर सितंबर में पेमेंट होती है 5,000 रुपये की कैश में, अक्टूबर में पेमेंट होती है 15,000 रुपये की कैश में, नवंबर में पेमेंट करते हैं आप 10,000 की कैश में, और दिसंबर में पेमेंट करते हैं आप 30,000 रुपये की कैश में। अब ये सारी पेमेंट्स कैश में हुई हैं। पहली बात है कि ये एक अकाउंट है, हमने देखना है इसका टोटल बैलेंस कितना बनता है, सालाना बैलेंस। अभी सम कर लेते हैं, कितना बनेगा इसका टोटल बैलेंस। तो इसका सम बनेगा आपके पास टोटल 2,15,000। अब जब वो हमसे कहेंगे यार ये आपने तो पेमेंट ये 25,000 कर दी है, कैश में कर दी है, कहेगा ये तो अलाउ नहीं होती। हम कहेंगे भैया रुको ज़रा, सब्र करो, हमने तो ये अकाउंट मेंटेन किया हुआ है ना, हमने क्या किया हुआ है, अकाउंट मेंटेन किया है। और लॉ कहता है कि अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख से कम है, जैसे कि हमारा बैलेंस 2.5 लाख से कम है, अगर इसमें कोई एक आधी पेमेंट 25,000 से ऊपर कैश में पे हो भी जाए तो वो डिसअलाउ नहीं होती। मतलब ये हालांकि 25,000 से ऊपर पे किया है, 25,000 से ऊपर पे किया है, तो ये हमें डिसअलाउ नहीं होंगी, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जमा करते और ये बैलेंस इसका 250 से अबव आ जाता तो फिर जितनी पेमेंट 25,000 से ऊपर होनी थी वो हमारी डिसअलाउ हो जानी थी। तो ये कैश का प्रिंसिपल है। तो पेमेंट करनी है सर, पेमेंट यहाँ तो कैश में हो सकती है, यहाँ पेमेंट आपकी होगी बैंक के ज़रिए। पेमेंट करनी है, एक्सपेंस क्लेम करना है, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल। ये असूल आपने कभी भी नहीं भूलना। क्या कैश में पेमेंट अलाउ है? सर कैश में पेमेंट अलाउ है। कौन कौन सी? बिल कैश में पे कर सकते हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्सेस, ड्यूटीज़, ये कैश में पे हो सकती हैं। 32,000 रुपये सैलरी जो है वो कैश में पे कर सकते हो। कोई भी वन टाइम पेमेंट, सिंगल पेमेंट 25,000 रुपये तक की कैश में कर सकते हो। या कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपने मेंटेन किया है, अगर उसका टोटल बैलेंस 2.5 लाख से कम है तो कोई भी पेमेंट हो, बेशक 25,000 से ऊपर ही क्यों ना हो, वो आप कैश में पे कर सकते हैं। तो कैश में पेमेंट करोगे, इन असूलों के तहत होनी चाहिए। अगर इससे बियॉन्ड गए वो पेमेंट कभी भी आपको अलाउ नहीं होगी। जैसा कि सैलरी आपका बिजनेस का ही एक्सपेंस है। आपने अपने एम्प्लॉय को 40,000 रुपये सैलरी कैश में पे कर दी है। कहते हैं जब हमने तुम्हें मना किया था कि तुमने 32,000 से ऊपर सैलरी कैश में पे नहीं करनी, तुमने क्यों की है? क्यों तुमने पे की है? वायलेंस की। अब उस वायलेशन की वजह से आपका ही एक्सपेंस है बिजनेस का, लेकिन अब वो सैलरी क्या करनी पड़ेगी, आपको एड बैक करनी पड़ जाएगी, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे अकाउंटेंट ने सैलरी सही लेस करवाई होगी, लेकिन जब वो टैक्स लॉ के मुताबिक देखेंगे भाई सैलरी कैसे पे की है, कैश में पे कर दी है, तो अब सैलरी क्या हो जाएगी, इनएडमिसिबल हो जाएगी, और क्या करनी पड़ेगी, आपको वापस एड बैक करनी पड़ जाएगी। ये बात क्लियर है? समझ आया रूल? अब इसी से मुंसलिक सेकंड बात जो है ना, हमें तो लग गया पता कि भाई हमारा नॉर्मल रूल कहता है कि पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। हमने पढ़ लिया
किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करना है पेमेंट बैंक के ज़रिए होनी चाहिए, और बैंक के एक्सेप्शन भी देख लिया है, अगर नहीं करेंगे तो हमें डिसअलाउ हो जाएगी। अब सेकंड है टैक्स। सेकंड क्या है हमारे पास? टैक्स। वो कहता है भाईजान पेमेंट करनी कैसे है ये तो बता दिया है, ठीक है जी समझ लग गई, बैंक के ज़रिए करनी है। वो कहता है पेमेंट करते हुए टैक्स भी काटने, पेमेंट करते हुए आपने टैक्स भी काटना है, अगर नहीं काटेंगे तब भी क्या हो जाएगी, आपको पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। अब इसके सिनेरियोज हम देखते हैं, क्या है। पहली पॉसिबिलिटी है नो टैक्स ऑन पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जिस बंदे की इनकम 6 लाख रुपए से कम है उसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। आप एक बंदे को आपने सैलरी पे की है 20,000, आपने एक बंदे को सैलरी पे किया सालाना 3 लाख रुपया, आपको पता है इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। एक ऐसी रकम जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं और आपने टैक्स डिडक्टेड भी नहीं किया, एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, लीगली तौर के ऊपर हम उसके ऊपर टैक्स नहीं काट सकते और आपने भी उसके ऊपर टैक्स नहीं काटा, तो आपने क्या किसी चीज़ की वायलेशन की है? हम कहेंगे नहीं, हमने तो किसी भी चीज़ की वायलेशन नहीं की, बिकॉज उस पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं था। हमने कहा ठीक है, हमने भी उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो हमने तो कोई चीज़ वायलेट ही नहीं की, तो इसका मतलब अलाउ हो सकती है। सेकंड सिनेरियो, आप पेमेंट कर रहे थे और देयर वाज टैक्स ऑन पेमेंट, मतलब एक बंदे को आपने 1 लाख रुपया पे किया, गवर्नमेंट ने कहा था आप पे करोगे तो आपने उसका 10% टैक्स काट के पे करना है, मतलब 10,000 रुपया आपने उसका डिडक्ट करके उसे कितना पे करना था? 90,000 पे करना था। अब यहाँ पे है कि उस पेमेंट के ऊपर टैक्स था, आपने काटना था। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं। क्या? नॉट डिडक्टेड, कि आपने उसको लाख का लाख ही पे कर दिया, टैक्स नहीं काटा, आपने उसको लाख रुपए का लाख रुपए पे कर दिया, आपने टैक्स नहीं डिडक्ट किया। तो सर वो कहेंगे जब हमने तुम्हें मना किया तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई थी, तुमने टैक्स नहीं काटा ना, तुमने पे कर दिया है, अब इस पेमेंट को हम तुम्हारा एक्सपेंस क्लेम नहीं करने देंगे। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। सेकंड है टैक्स था, आपने भी टैक्स डिडक्ट कर लिया, आप अच्छे बच्चे थे, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स काटना है, आपने कहा ठीक है, आप अगले बंदे को पे कर लिया, आपने कहा भाई मैं टैक्स काट रहा हूँ, गवर्नमेंट को बता दिया टैक्स काट रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं वायलेशन की, अब सारा कुछ अच्छी बात थी, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? आपको अलाउ हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा, टैक्स नॉट डिडक्टेड, कि आपने जब उस बंदे को लाख रुपया पे किया आपने उसका 10,000 नहीं काटा, गवर्नमेंट वाले आपके पास है भाईजान 10,000 क्यों नहीं काटा, आप कहते कितना टैक्स है, उन्होंने कहा 10,000, आपने डिडक्ट तो नहीं किया बट आपने खुद अपनी पॉकेट से पे कर दिया। आपने क्या कर दिया है? आपने खुद अपनी पॉकेट से अपनी जेब से पे कर दिया। सर गवर्नमेंट को किस चीज़ से कंसर्न है? गवर्नमेंट को कंसर्न है टैक्स से। उन्होंने कहा था कि भाई इस लाख रुपए पे 10,000 तुमने काटने, आपने नहीं काटा, वो पूछ रहे हैं, आपने कहा भाई ये पकड़ो 10,000 रुपया टैक्स, उनको उनका टैक्स मिल गया। अगर ये सिनेरियो हुआ कि आप टैक्स डिडक्ट तो नहीं करते लेकिन खुद से पे कर देते हैं, तो रिमेंबर आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, आप जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो क्लेम कर पाएंगे, मतलब ये लाख रुपया जो है ये आप इसे एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर पाएंगे। एक चीज़, ये टैक्स आपने काटना था, आपने नहीं काटा, अब अपने पल्ले से पे कर रहे हैं, तो ये जो टैक्स आपने पे किया ये एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होगा। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। क्या भाईजान कोई पेमेंट कर रहे हैं उस पर टैक्स था या नहीं था?
अगर टैक्स नहीं था, आपने टैक्स डिडक्ट भी नहीं किया, आपने किसी चीज़ की कोई वॉलेशन नहीं की, किसी चीज़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, ऑल इज़ वेल, कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं है। उस पेमेंट के ऊपर टैक्स था, आपको कहा गया था पेमेंट करनी है, टैक्स काटना है, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, अब वो पेमेंट क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। उस पेमेंट के ऊपर टैक्स था, आपको अलाउ कर दिया गया, आपने भी टैक्स काट लिया, कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी। पेमेंट के ऊपर टैक्स था, आपने टैक्स नहीं काटा, आपने अपनी जेब से टैक्स पे कर दिया, तो वो जो ओरिजिनल पेमेंट थी आप उसे क्या कर लेंगे, अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर लेंगे। सर ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप कोई भी बिजनेस में एक्सपेंस ना इन दोनों बातों में फंसा हुआ है। भाई पेमेंट की कैसे है, पहली बात है। अगर बैंक के ज़रिए नहीं की और कैश की वॉलेशन की है तब भी डिसअलाउ। अगर वो ठीक है फिर पूछना भाई टैक्स काटा है, अगर टैक्स नहीं काटा तब भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, सैलरी का। सैलरी का फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी पे कर रहे हैं मिस्टर ए को 7 लाख रुपया। कितनी सैलरी पे की है मिस्टर ए को, 7 लाख रुपया। अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सैलरी के ऊपर जो मिस्टर ए का टैक्स बनता था वो था 10,000 रुपया। मैं रेट नहीं लगा रहा, एज्यूम कर रहा हूँ। इस सैलरी के ऊपर मिस्टर ए का टैक्स कितना बनता, 10,000 रुपया। आपका एक्सपेंस है सैलरी, वो कहते हैं कोई भी एक्सपेंस पे करना है टैक्स काटने, आपने नहीं काटा। अब वो क्या करेंगे, सैलरी डिसअलाउ कर देंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते। आप कहते रुको 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 रुको, कितना टैक्स था, 10,000। ये टैक्स आप खुद पे कर देते हैं, आपने मिस्टर ए की सैलरी से पैसे नहीं काटे बल्कि ख़ुद अपनी जेब से पे कर दिए। अब आपको कितना एक्सपेंस अलाउ होगा, रिमेंबर अब आप 7,10,000 जो है इसे ही क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लेंगे। क्यों, हम ये इनकम फ्रॉम सैलरी में क्लियरली पढ़ के आ चुके हैं कि भाई सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो एम्प्लॉय की लाइबिलिटी होती है। किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। तो अगर एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर दे तो भाई ये बेनिफिट है, ये टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कहलाता है। और हम ये बड़े तफसील से पढ़ के आए हैं कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स पे कर दे तो वो सैलरी का पार्ट बन जाता है, फिर इसकी सैलरी 7 लाख नहीं होगी बल्कि 7,10,000 कंसिडर हो रही होगी। सर ये पूरी कहानी है हमारी किसके मुतालिक, हमारी एक्सपेंसेस की और पेमेंट्स की कहानी है। अब इसकी वजह से कोई भी एक्सपेंस मुझे डिसअलाउड हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस, इवन आप रेंट पे कर रहे हैं अलाउ भी हो सकता है, डिसअलाउ भी। ये सैलरी है फॉर एग्जांपल, ये 7 लाख सैलरी पे किया आपने एम्प्लॉय को, आपने 10,000 टैक्स कार्ड भी लिया लेकिन सैलरी कैश में पे कर दी है, डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं, एक पेमेंट वाला और एक कैश वाला। इससे इनकम फ्रॉम बिजनेस सारी खड़ी इन 2 रूल्स के ऊपर है, इन 2 बातों के ऊपर स्टैंड कर रही है। ये क्लियर है? चलें जी, हम इसको फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।